देखो समुद्र जल में वृद्धि के, समुद्र जल में मान लो कि समुद्र का जल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जितना भी तटीय देश है वो सब डूबेगा। तो क्या होगा, तटीय देश डूबने का मतलब है कि जो भी तट कोस्टल एरिया वाला, जैसे इंडिया का ही रीजन में एग्जाम्पल में देखते हो, तो यहाँ पर क्या है, फाइनली ये सब जहाँ भी कुछ ना कुछ बहुत सारा जो आइलैंड होता है वो सब भी डूबेगा। तो इसके लिए कुछ प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, पेरिस कॉन्फ्रेंस क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आईपीसीसी। अब देखो समुद्र जल में क्या कारण है, तो अभी जनरली चर्चा में आया है समुद्र जल में वृद्धि। तो क्या है, समुद्र जल में वृद्धि क्यों होगा, मान लो कि जो बर्फ है, बर्फ अगर पिघलेगा तो समुद्र जल में वृद्धि होगा। तो इसका बर्फ जो भी, जैसे हिमालय में जो बर्फ है, या तुमको दोनों ध्रुव पर, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो बर्फ है वो सब पिघलेगा। तो पिघलने के लिए क्या है कारण, कि हमारा गर्मी बढ़ रहा है। तो गर्मी बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ना। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण लक्षद्वीप समूह के आसपास के समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है। अपने लक्षद्वीप, यहाँ पर है लक्षद्वीप, इसका जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ने के कारण का उसका नुकसान होगा। जैसे ही लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, परवाल भित्ति, लक्षद्वीप हमारा परवाल भित्ति निर्मित द्वीप है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रभावित हो रहा है। अब देखो जैसे यह हवाई अड्डा और उन आवासीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जो समुद्र वर्तमान में समुद्र तट के काफी करीब है। जैसे अभी बोले कि बर्फ पिघलेगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा तो तटीय भाग डूबेगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें कितना द्वीप है, 36 गो, और इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 32 स्क्वायर किलोमीटर। देख रहे हो, 36 गो द्वीप है लक्षद्वीप, सबसे छोटा द्वीप पूछ देगा, है ना। अब देखो कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। लक्षद्वीप का मैप देखो, यहाँ से कोचिंग से जहाँ आते हैं हम लोग, देखो थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं, चलो छोड़ो जूम नहीं हो रहा। देखो एक है मिनी काय, देखो एक है कालपेनी, कारावती, लक्षद्वीप का राजधानी यही है ना। अनरोट, अमीनी, अमीन द्वीप को बोलते हैं, अगट्टी, बेंगराम, बैता, सेलटट, मतलब कि सेलसट सालसठ होता है। इसे टोटल मिला के लक्षद्वीप का मैप है, यही सब आइलैंड मिला के लक्षद्वीप बना हुआ है। केरला कोचिन जो पोर्ट है, कोचिन पोर्ट से जनरली जाते हैं, ऐसे भी तो मझगांव उजगांव सबसे जाते हैं, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है कितना कितना किलोमीटर है ना। तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, सी लेवल में राइज होना, सी लेवल राइज हो रहा है। उसका क्या रीजन है, इसे सी लेवल राइज क्यों होगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया के महासागर जितने भी है उसका जल स्तर में वृद्धि हो गई है। जल स्तर में क्या है, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग, एक मिनट थोड़ा सा मोटा है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो 3 प्राथमिक कारणों से प्रेरित होता है। जनरली ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, तापीय विस्तार हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने का मतलब है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, यही ना होगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। देखो तापीय विस्तार हो रहा है, ग्लेशियर, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलना, ये सब जनरली किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का। जनरली अब देखोगे तुम लोग के कोई एक टर्म पर कहीं पढ़ाए होंगे या नहीं भी पता होंगे, हीट बजट क्या होता है पता है, उष्मा बजट, नहीं सर, नहीं पढ़ा, चलो नहीं सर। पढ़ना बहुत। इसी हीट बजट के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव, एक थ्योरी होता है पृथ्वी पर जीवन संभव
किसी के कारण होता है। ये सब थ्योरी में पढ़ोगे, बहुत चीज नया नया पढ़ना है। अभी तक सब ज्वाइन नहीं किया, लेट हो जाएगा तो फिर सब छूटेगा, छूटेगा तो रिकॉर्ड देखेगा अपना, रिकॉर्ड तो लगा ही दिया। देखो समुद्र स्तर को मुख्य रूप से ज्वारीय स्टेशन और सैटेलाइट लेजर अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये समुद्र स्थल, अब तुम अपने सोचो, पृथ्वी के चारों ओर समुद्र है या जो भी है, या तुम्हारा गोल गोल अगर हम पृथ्वी बना लेते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ भाग पर पृथ्वी होगा, मतलब स्थल है तो कुछ भाग पर जल है। तो कैसे मेजर करते हैं सी लेवल? समुद्र को मापने के लिए या तो जनरली कहीं ना कहीं कुछ, जैसे नदी को कभी देखते हो, नदी में जो पुल बनाते हैं उसका जो खंभा होता है उसमें मीटर लगा रहता है कि जल समुद्र नदी के पानी की मतलब कि कितना कितना हुआ, उस पर लिखा रहता है कितना मीटर, इतना फीट, इतना फीट। वैसे ही समुद्र के जल का कितना वृद्धि हो रहा है उसके लिए ज्वारीय स्टेशन, ज्वार, ये बात तो समझ में आता है ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड। तो टाइड जहां आता है, जैसे समुद्र का लहर आ रहा है तो उसी को ज्वार बोलते हैं। और वैसे ही ज्वार से बिजली उत्पन्न किया जाता है, तो वैसे ही ज्वारीय स्टेशन और सैटेलाइट लेजर अल्टीमीटर का उपयोग करके मापा जाता है समुद्र के स्तर को। तो सी लेवल राइज का प्राथमिक कार्य, प्राइमरी रीजन क्या है? अभी तक हम लोग सी लेवल राइज, अभी न्यूज में है उसी को पढ़ना शुरू किए हैं, आगे करंट में शुरू किए हैं, देखते रहना। देखो सी लेवल राइज का प्राथमिक कारण क्या है? पानी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी गर्म होगा, और पानी जैसे जैसे गर्म होता है वह फैलता है। पानी को गर्म करोगे और पानी ठंडा होगा तो बर्फ बनेगा, और पानी गर्म होगा तो वाष्प बनेगा, वाष्प के रूप में थोड़ा सा टेम्परेचर तो बुलबुला होगा ना, बनेगा तो फैलेगा, उसका कोई चीज गर्म होकर फैल रहा है। और पिछले 25 वर्षों में समुद्र के स्तर में वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा गर्म महासागरों के कारण है। टेम्परेचर जहां बढ़ रहा है तो जनरली समुद्र स्तर उधर ही ज्यादा बढ़ रहा है, जो अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरते हैं। कोई चीज फैलेगा तो स्थान क्या होगा, ज्यादा घेरेगा। देखो प्राइमरी सब फैक्टर बता रहे हैं सी लेवल राइज का। दूसरा ग्लेशियर पिघल रहा है, जैसे ही गर्मी बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण, तो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हाई टेम्परेचर के कारण जो पर्वतीय जो जहां से नदी निकलती है बड़ी बड़ी, जैसे हिमालय, हिमालय यहाँ पर वहां पर आइस होता है, आइस, इसको आइस कैप बोलते हैं, आइस कैप्स, हिमनद गर्मियों में अधिक पिघलने लगता है। और जैसे ही पिघलेगा तो उससे क्या होगा, वो नदी के थ्रू समुद्र में जाएगा, धीरे 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 हमारा हर साल बर्फ कम रहा है और सी लेवल सारा पानी पिघल के समुद्र में पहुंच रहा है। तो देखो एक बात समझ लो, अफवाह और समुद्र के वाष्पीकरण के बीच असंतुलन पैदा हो गया है। होता क्या है कि समुद्र का पानी गर्मी के कारण वाष्प बनेगा। मान लो कि एक जगह समुद्र है, यहाँ पर हम यहाँ पर तो तुमको यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे इंडिया हुआ, ये सब समुद्र है, तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो ये सब वाष्प बन के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर मान लो कि भारत में यहाँ पहाड़ी इलाका है, देख रहे हो, तो इधर जाएगा, फिर हवा के कारण ऐसे गया तो ठंडा होकर इधर बर्फ बनेगा, फिर इधर से गर्मी के कारण धीरे 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 नदी के थ्रू पानी फिर समुद्र में आ जाएगा, यही ना प्रक्रिया होगा। लेकिन बीच में क्या होगा कि आजकल गर्मी की वजह से ये बर्फ ज्यादा पिघल रहा है और ये वाष्प बन रहा है, मौसम मतलब वाष्प भी ज्यादा बन रहा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अनबैलेंस उत्पन्न हो गया है। अपवाह नदी के पानी के बहने में और समुद्र का जो पानी जो वाष्प बनता है उसके बीच क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। अभी दो चीज बता दी है। सी लेवल राइज होने का पहला रीजन क्या है, गर्मी मतलब उष्मीय विस्तार, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी पानी गर्म होता है, पानी गर्म से फैलता है, फैलने के कारण धीरे 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 गर्म क्षेत्र के महासागर में अधिक मतलब कि फैलाव हो रहा है। और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई होने के कारण जनरली जो बर्फ है ज्यादा पिघल रहा है, और बर्फ नदी के बहने में, अफवाह में और समुद्र के वाष्पीकरण के बीच असंतुलन पैदा हो गया है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। एक और कारण है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बर्फ की चादरों की हानि हो रही। जो ग्रीनलैंड है अभी बताया ना कि दोनों ध्रुव पर, एक वो ये क्या है उत्तरी ध्रुव पर और ये दक्षिणी ध्रुव पर धीरे 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 धीरे
गर्मी बढ़ने के कारण धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलते जा रहा है और समुद्र, इसी के कारण भी समुद्र में जनरली पानी बढ़ते जा रहा है। तो उसका रेट कितना है, सी लेवल राइज या कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा ना, कि कितना स्पीड से समुद्र का पानी बढ़ रहा है। देखो वैश्विक रूप से, एक मिनट तो स्पीड दिया पत्थर का। देखो वैश्विक स्वरूप, ग्लोबल स्वरूप में पिछली शताब्दी में वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि हुई, पहले से बढ़ा। हाल ही के दशकों में इसके वृद्धि में क्या है, समुद्र का जो लेवल है उसके मतलब की वृद्धि में तेजी आई है। 1880 से 2015 के बीच औसत समुद्री स्तर कितना ही, मतलब इतना से 80 से 2015 के बीच में कितना बढ़ गया है, 8.9 इंच बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 8.9 इंच। पिछले 2700 वर्षों की तुलना में बहुत तेज है। 2700 से कंपेरिजन कर रहा है, जिस समय से जनरली ज्यादा तो जनसंख्या हो गया। तो इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने, आईपीसीसी ने 2019 में द स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड द क्रायोस्फीयर इन द चेंजिंग क्लाइमेट जारी की थी। इंपोर्टेंट तुम्हारा हो गया, ये क्वेश्चन पूछेगा स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन यह बीपीएससी में नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी बात है यूपीएससी में पूछेगा, है ना। द स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट जारी की, किसके द्वारा जारी किया गया, आईपीसीसी के द्वारा। इसमें महासागर, ग्लेशियर और भूमि तथा समुद्र में बर्फ के जमाव से होने वाली गंभीर परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। अब क्षेत्रीय रूप से यह दुनिया भर में एक समान नहीं है। जनरली क्या हो रहा है, जितना भी मतलब कि कहीं ज्यादा सी लेवल चेंज हो रहा है, कहीं कम, बता ही तो दिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है गर्म। तो देखो उप प्रवाह, अपस्ट्रीम बाढ़ नियंत्रण, कटाव, क्षेत्रीय महासागरीय धाराएं, भूमि की ऊंचाई में भिन्नता और हिमयुग के हिमनद के संकुचित भार के कारण क्षेत्रीय रीजनल्स मतलब कि सी लेवल राइज, वैश्विक सी लेवल राइज से अधिक या कम हो सकता है। तो जनरली ये सब रीजन है जिसके कारण किसी क्षेत्र का सी लेवल राइज अलग हो सकता है। मतलब कि वार्म रीजन का सी लेवल राइज अलग होगा, कोल्ड लेवल का सी लेवल मतलब कि सी लेवल राइज अलग होगा, क्योंकि वार्म लेवल ज्यादा वहां का वाटर फैल रहा है। तो सी लेवल राइज के परिणाम क्या क्या निकलेंगे, सो बड़ी बात। जो भी तटीय बाधा है, विश्व स्तर पर विश्व के 10 सबसे बड़े शहरों में 8 एक तट के पास है जिनकी तटीय बाढ़ से खतरा है। जितने भी बड़ा बड़ा शहर है समुद्री, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, देख रहे हो, चेन्नई है, सब समुद्री तट के पास है, ज्यादातर तटीय भाग में ही पाए जाते हैं। अब जैसे ही बाढ़ आएगा समुद्री तट को खतरा पहुंचेगा, वैसे ही धीरे धीरे सी लेवल राइज होने से जैव विविधता का नुकसान, विनाश हो रहा है। जो भी जैसे मान लो कि समुद्री का स्तर बढ़ गया और उसका सुंदरवन में बाढ़ आ गया, कोई तटीय भाग में कोई पार्क है, तो देखो आर्द्र भूमि बाढ़, जल भृत, नमक के साथ साथ कृषि मिट्टी में भी प्रदूषण। मान लो कि समुद्री पानी जहाँ फैल जाएगा वहां तो मिट्टी में क्या होगा, नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। नमक की मात्रा होगा तो खेती होने लायक नहीं, खेती होगा नहीं। फिर जैव विविधता के आवास के विनाश का कारण बन सकता है। खतरनाक तूफान की संख्या में वृद्धि हो गई है। आजकल जब सुनते हो चक्रवात आ रहा है, बहुत सारा चक्रवात आता है, उसका एक ये रीजन भी है कि सी लेवल राइज कर रहा है। तो समुद्र का ऊंचा स्तर अति खतरनाक तूफानों का कारण बन रहा है, जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है। देखो पार्श्व और अंतर्देशीय प्रवासन, निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ लोगों को उच्च भूमि पर प्रवास करने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे विस्थापन हो रहा है। आजकल देखोगे कि बाढ़ तटीय क्षेत्र में खूब बाढ़ आ रहा है। उड़ीसा के क्षेत्र में देखोगे
बंगाल के क्षेत्रों में देखोगे इस सब में। तो जो भी समुद्र के तटीय क्षेत्र में जो जितना भी जनसंख्या वो कोशिश करेगा कहाँ उच्च भूमि पर है, ऊंचे जगह पर, क्योंकि बाढ़ न मिले। बदले में दुनिया भर में जिसके शरणार्थी संकट पैदा हो गया। शरणार्थी संकट जानते हो? अभी इसका नाम सुने होंगे। एगो इंडिया में कुछ दिन पहले रह रहा था जो बांग्लादेश वाला, मतलब अरे म्यांमार, कौन मुस्लिम है एक है ना उइगर, तो वहां रहता है, जो बांग्लादेश के म्यांमार से आ गया था, बहुत कट्टर टाइप के होता है, नाम में ध्यान में नहीं आ रहा। चलो आता है तो बताते। तो वो लोग जैसे आया तो उनको लेके डाल दिया गया कहीं ना कहीं तटीय आइलैंड पर, उनके लिए द्वीप बना दिया गया बंगाल के, मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास, और धीरे डूब रहा है तो उनको रहने के लिए संकट पैदा हो रहा है। देखो बुनियादी ढांचे पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। उच्च तटीय जल स्तर की संभावना से इंटरनेट की पहुंच जैसी बुनियादी सेवाओं का खतरा है। जैसे समुद्र का पानी बढ़ेगा तो समुद्र से ही तार बिछाया जाता है, इंटरनेट वाला जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है ना, ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल, वह तो ओएफसी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का पानी समुद्र में ज्यादा डूब जाएगा, तटीय भाग में बिछाया जाता है। अंतर्देशीय जीवन के लिए खतरा, बढ़ता समुद्र जल स्तर नमक के साथ मिट्टी और भूजल को भी प्रदूषित कर सकता है। पर्यटन और सैन्य तैयारी, जैसे तटीय क्षेत्र में पर्यटन और सैन्य तैयारी भी सी लेवल राइज की वृद्धि कारण नकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं। अब सी लेवल राइज से निपटने के लिए सरकार के या किसी के द्वारा उठाए गए कदम क्या है, देख रहे हैं। अब तुम लोग सी लेवल राइज के बारे में अगर समुद्री जल स्तर में वृद्धि के बारे में क्वेश्चन पूछता है अगर मेंस में लिखने के लिए, तो आराम से लिख सकते हो कुछ भी। जैसे देखो स्थानांतरण, सी लेवल राइज स्थानांतरण क्या होगा, जैसे जो भी तटीय क्षेत्र में रह रहा है उनके लिए नया जगह पर अब रहना पड़ेगा, क्योंकि डूबेगा क्षेत्र तो नया जगह पर अपनाना होगा। इसके लिए सरकार क्या, देखो जैसे अभी हम एग्जाम्पल में देखे थे कि लक्षद्वीप डूब रहा है, इसी को लेकर तो लक्ष्य किरिबाती द्वीप से फिजी में स्थानांतरण की योजना बनाई। किरिबाती से कहा ले जाएगा, फिजी। जबकि इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो ले जाया जाएगा। जकार्ता भी डूब रहा है, समुद्र के स्तर बढ़ने से जकार्ता इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो डूब रहा है, तो वहां के लोग को कहाँ ले जाना है, बोर्नियो ले जाना है, वो भी आइलैंड है बहुत बड़ा। समुद्री दीवार का निर्माण करना होगा। इंडोनेशिया की सरकार ने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए वर्ष 2014 में एक विशाल समुद्री दीवार या विशाल काय गरुड़ नामक एक तटीय विकास, देखो ये नाम क्या है, विशाल काय गरुड़, मतलब एक प्रकार के समुद्री दीवार है, चारों ओर से आइलैंड के चारों ओर दीवार बना दो, एक तटीय विकास परियोजना शुरू की है। और उसके बाद बिल्डिंग इनक्लोजर, शोधकर्ताओं ने उत्तरी यूरोपीय संलग्न बांध नीड, है ना, नॉर्थ यूरोपियन डैम, है ना, इमर्ज डैम का प्रस्ताव दिया था, जिसमें उत्तरी सागर के 15 देश को बढ़ते हुए समुद्र बचाने के लिए इसमें शामिल किया गया था। जैसे 15 बहुत सारा ये सब का नाम याद रखना, फारस की खाड़ी कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, बाल्टिक सागर कहाँ है, आयरिश सागर कहाँ है, लाल सागर। अब मैप में इन सभी सागरों को तुमको ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। इसे अगर तुमको देखना चाहे पड़ेगा, अगर मैप में देखोगे ये सब, तो ये तो जानते हो नाम, देखो तो जानते हो ना ये वाला अर्थ है। जैसे अगर दिखाई दे रहा है,
जी सर। देखो इन वर्ल्ड को अगर देखना है, देखते चलो, सब देखो ब्रह्मांड में कैसे हमारा धरती दिखता है स्पेस से, कितना भाग पर अभी लाइट रहता है, कितना 3D पिक्चर है, ये अभी लाइव है, रहता है सब, देखो सब ओर से देख सकते हो। यह तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा अब अलग अलग सागर के बारे में जैसे जैसे जूम करोगे, हम लोग इंडिया पर चलते हैं। तो इंडिया उधर उल्टा हो गया है, चलो कोई दिक्कत, नॉर्थ पोल पर आओ। जैसे हमारे उसको घुमाते रहो मैप को, वर्ल्ड का नक्शा है, देख रहे हो ना, ये हमारा इंडिया है। तो देखो अभी क्या क्या कौन सा सागर की बात कर रहे थे, जैसे तुम्हारा फारस की खाड़ी, देखो फारस की खाड़ी यही, पर्शियन गल्फ है ना, यह फारस की खाड़ी है, देखो ये वाला फारस, जी ये सर। वाला आपका फारस की खाड़ी हो गया। यहाँ पर देखो यह है ओमान की खाड़ी। वैसे ही तुमको यहाँ पर आगे थोड़ा सा और बढ़ोगे तो तुमको यहाँ पर यह तुमको है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। यह तुम्हारा है लाल सागर, देख रहे हो ना लाल सागर। वैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इधर स्वेज कैनल है, इधर मतलब इसको बोलते हैं अदिस अबाबा या कुछ, है ना, अकाबा की, हाँ अकाबा की खाड़ी और गल्फ ऑफ स्वेज की खाड़ी। और यही आगे बढ़ते हुए स्वेज नहर, देख रहे हो कैसे निकलता है स्वेज नहर, ऐसे जाते 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 पोर्ट सईद पर भूमध्य सागर में मिल जाता है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में भी चलोगे तो अलग ओरिजिनल मैप है सब। यहाँ से ब्लैक सी है, एजियन सी है, इनोनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी हो गया भूमध्य सागर। अब यहाँ पर जैसे ही सब देखो ना तो इसके चारों ओर कौन कौन सा देश है ये सब भी याद करना पड़ेगा, ट्रिक बना बना के याद कर, तो जितने भी है वो सब याद करो। तो समझ में आ रहा है ना कि ये सब पहचान की गई है कि जहाँ पर लोग लाभान्वित, तो सी लेवल राइज होने से सरकार क्या क्या मतलब कदम उठा रहा है, चाहे लोग क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद पानी के प्रवाह के संचालन हेतु वास्तुकला बनाई जाती है। जैसे एक सिटी है डच सिटी रोटरडैम ने अस्थायी तालाबों के साथ वाटर स्क्वायर जैसी बांध, जल निकासी और नवीन वास्तुशिल्प सुविधाओं का निर्माण किया है। अब इंडिया के केस में देखोगे तो क्या है, इंडिया के केस में कि भारत का तटीय रेखा कितना है, जैसे भारत का समुद्री तट तो यहाँ से लेके यहाँ तक है 7,516 किलोमीटर है, 16.6 किलोमीटर लंबा तट रेखा है, और मुख्य भूमि में इतना किलोमीटर। अभी तुम सोच रहे हो तो 7,000 में मतलब मुख्य भूमि इतना किलोमीटर, 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में और मतलब प्रदेशों के द्वीपों पर इतना किलोमीटर का, ये सब समुद्र का तट भारत का तट है। और देखो सब, अरे क्या हो गया, देखो अब ये भी बदल गया, क्योंकि किलोमीटर ठीक है लेकिन हो सकता है कि कोई आइलैंड बना होगा, है ना। 5,422 किलोमीटर और जिंदाली आइलैंड वाला 2,094 किलोमीटर शामिल है। समुद्र तट के व्यापार, समुद्र तट व्यापार देश की कुल व्यापार का 90% हिस्सा है। यह कितना 3,331 तटीय गांव और 1,382 द्वीपों पर फैला हुआ है। अब भारत समुद्र सी लेवल राइज के लिए क्या प्रयास कर रहा है, कोस्टल CRZ होता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, जैसे समुद्र, खाड़ी, नदी, बैक वाटर, जितना भी टर्म है बैक वाटर के तटीय क्षेत्रों में हाई लेवल टाइड
उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक के ज्वार से प्रभावित होते हैं, और लो लेवल टाइड उच्च ज्वार रेखा के भूमि के बीच, मतलब कि उच्च ज्वार रेखा के बीच के भूमि को 1991 में CRZ घोषित किया गया था। CRZ क्या है कि मतलब हाई लेवल टाइड, मतलब हाई टाइड लेवल से 500 मीटर तक का प्रभावित क्षेत्र, और लो टाइड लेवल, और मतलब हाई टाइड लेवल से इतना और लो टाइड लेवल के बीच का जो भी रीजन है वो तुमको CRZ घोषित किया गया है। जैसे मान लो इंडिया का इंडिया रीजन मान लो, समुद्र में ज्यादातर ज्वार कहाँ आता है, ज्वार कस के आएगा समुद्र, तो ज्वार क्या होगा, टाइड आने का मतलब है कि लहर ऐसे 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 होते आ रहा है, तो ज्यादा कस के लहर आया था यहाँ तक पहुंचा, और धीरे से भी आया तो यहाँ तक पहुंचा, तो इसके बीच का जो क्षेत्र तुमको दिखेगा वो CRZ कहलाएगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन। CRZ समझ में आ गया। तो नवीनतम विनियमन ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो आज नया ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर को भी ध्यान में रखता है, जो भी रेगुलेशन लागू हो रहा है, न्यूली रेगुलेशन। अब जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रधानमंत्री, मतलब जलवायु परिवर्तन प्रधानमंत्री परिषद लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री काउंसिल, और जिसका उद्देश्य है कि प्रतिनिधि सरकार के विभिन्न एजेंसी, वैज्ञानिक, उद्योग, समुदाय के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला खतरा और इसके मुकाबला के लिए कदम उठाने में जागरूकता पैदा करना है। वैसे ही आगे है पेरिस कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, और सी लेवल राइज को सीमित करने के लिए ओवरव्यू है, मतलब कि स्पष्ट व्यू है। इस दिशा में कुछ कदमों को शामिल किया गया है। जीवाश्म ईंधन में सौर, मतलब जो हम लोग कोयला वोयला का प्रयोग करते हैं तो सोलर यूज करें, वन ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्प को अपनाए, पवन ऊर्जा, वन लिखा हुआ है गलत है, पवन ऊर्जा, सौर और पवन होना चाहिए यहाँ पर। उद्योग में कार्बन टैक्स लगाना, कार्बन टैक्स समझते हो ना, जो इंडस्ट्री ज्यादा कार्बन का प्रोडक्शन करती है वह क्या है, उस पर टैक्स लगा दो, तो कार्बन टैक्स लगाना। एक कार्बन फुटप्रिंट होता है, कार्बन हैंड प्रिंट होता है, ये सारी शब्द ओनली डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज कार्बन टैक्स, व्हाट इज कार्बन हैंड प्रिंट, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब चीज सब पूछता है। मतलब कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सब्सिडी देना। अब मौजूदा ग्रीन हाउस गैस को पकड़ने के लिए भू इंजीनियर और प्राकृतिक तरीकों से पीट लैंड और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को बहाल करना, वनों की कटाई को कम करना, जलवायु परिवर्तन पर जो भी मतलब कि जनरली अनुसंधान कार्य को सब्सिडी देना, ये सब तुम्हारा है समुद्र लेवल राइज से संबंधित। अगर सी लेवल राइज पर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा ना थोड़ा तुम लोग बना लोगे, समुद्र का स्तर कैसे बढ़ रहा है। अब आज का करंट अफेयर, जो ये तो इसका सोर्स है PIB, चुनाव याचिका और एक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या होता है, PRA, पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मेंस का डायरेक्ट मेंस में, UPSC का जो GS मेंस है, पेपर सेकेंड, ये सेकेंड मेंस में, मतलब डायरेक्ट टॉपिक ही लिखा हुआ है, व्हाट इज पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अब इसको पढ़ो, इसके बारे में जो भी होगा क्वेश्चन बनेगा, चर्चा में रहा है, अब इसका क्या कारण है इसे देखो। देखो, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नंदी ग्राम निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक निर्वाचन और चुनाव याचिका दायर की। अब इलेक्शन में पिटीशन क्या होता है, देखो ये भी पिटीशन की बात करते हैं। इलेक्शन याचिका, चुनाव याचिका, पता है चुनाव याचिका क्या होता है मन? क्या हुआ, नहीं बताओगे?
नहीं पता है सर। हम अमन से पूछ रहे हैं, वो उसको नहीं फायदा। अमन, क्या हो गया इसको? चलो नहीं सुना देना। देखो, चुनाव याचिका की बात करते हैं तो चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। जनरली क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, इसका काम क्या है? इलेक्शन करवाना। जनरली क्या होता है कि जो भी कंटेस्टेंट है इलेक्शन में जो खड़ा हो रहे हैं उसको खड़ा कराना, उसके लिए नियम कानून बनाना, किस प्रकार से चुनाव हुआ, फिर वो नया सरकार बनने देना। तो जब जैसे ही सरकार बदल जाता है, चुनाव के आयोग जैसे चुनाव खत्म हो गया, तो उस मतलब उसके बाद तुम्हारा चुनाव आयोग उसके लिए कुछ नहीं करता है। इसके पश्चात यदि कोई भी उम्मीदवार मानता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान करप्शन हुआ है या उसके साथ भेदभाव हुआ, तो चुनाव अथवा निर्वाचन याचिका उस मतदाता या उम्मीदवार के लिए उपलब्ध एकमात्र कानूनी उपाय बचता है। अब यहाँ कानूनी उपाय क्या है? चुनाव याचिका। मतलब ऐसा उम्मीदवार संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में निर्वाचन याचिका के मतलब चुनाव याचिका के माध्यम से अपना जो परिणाम होता है ना, जैसे इलेक्शन में काउंटिंग होता है, तो काउंटिंग को चुनौती दे सकता है कि वो हमारा काउंटिंग गलत हो गया है। मतलब ऐसी चुनाव याचिका मतलब चुनाव परिणाम की तारीख के कई दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर दायर करनी होगी। मान लो कि तुम इलेक्शन में खड़ा हुए, इलेक्शन में हार गए, लेकिन तुमको लगता है कि तुम गलती हुआ है, कि गलती से तुमको काउंटिंग सही से ना हुआ है, तो 45 दिन के भीतर मतलब उस राज्य के हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकते हो। मतलब इस अवधि की समाप्ति के बाद न्यायालय द्वारा मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 45 दिन के अंदर है तो सुनवाई करना पड़ेगा। यद्यपि 1951 में एक एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको आरपीए बोलो या पीआरए बोलो, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आया। मतलब इसके मुताबिक क्या है, हाई कोर्ट को 6 माह के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के मुकदमे प्रायः वर्षों तक चलते हैं। अगर ऐसा केस वेस हो गया तो मतलब कि वर्षों तक ये केस चलते रहेगा। किन आधारों पर निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है? मतलब किन 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 आधारों पर? मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का एक मतलब धारा जो है सेक्शन 100 कहता है कि क्या क्या आधार है, क्या क्या बेस है जिसके आधार पर मतलब ऐसा अपील दायर किया जा सकता है। चुनाव के दिन जीतने वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था। चुनाव के दिन जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ने योग्य नहीं था, तब चुनाव याचिका दायर होता है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार जिसके पोल एजेंट या जीतने वाले उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है, करप्शन का मतलब कि केस आ जाए। विजेता उम्मीदवार विनर जो भी कंटेस्टेंट है के नामांकन को अनुचित स्वीकृति और नामांकन को अनुचित अस्वीकृति दी गई हो। मान लो कोई इलेक्शन में खड़ा होता है और उसको गलती तरीके से पास खड़ा करवा दिया गया, गलती तरीके से जीत भी गया, तो अगर चाहोगे तो तुम इलेक्शन कमीशन के पास या हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकते हो। मतदान वोटिंग को काउंटिंग में अगर कदाचार हो रहा है और अनुचित तरीके से मत प्राप्त करना या किसी भी मान्य वोट को अस्वीकार करना या किसी अन्य अमान्य वोट को स्वीकार कर लेना, ये सब चुनाव मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेंक्शन कितना 100 के अंतर्गत ये सब आता है। उसका संविधान या जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों को मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन न करना, इस सब केस में चुनाव निर्वाचन याचिका या चुनाव याचिका दायर किया जा सकता है। अब देखो इसके पक्ष में कितना लोग होना चाहिए। यदि निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में है तो सेक्शन 84 कहता है याचिकाकर्ता जीतने वाले उम्मीदवार के परिणाम को शून्य घोषित किए जाने की मांग कर सकता है। दूसरा,
इसके अलावा याचिकाकर्ता न्यायालय से स्वयं को या किसी अन्य उम्मीदवार को विजेता या विविध निर्वाचित घोषित करने की मांग कर सकता है, या मतलब इस प्रकार यदि चुनाव याचिका का निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में होता है तो न्यायालय द्वारा एक सीधे से चुनाव आयोजित करने के लिए एक नई विजेता को घोषित करना है। की जा सकती है। यहाँ देखो निर्वाचन याचिका का इतिहास क्या रहा है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है कि जिसके तहत 4 वर्ष पूर्व 1971 में हुआ था कि रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण के आधार पर रद्द कर दिया गया था। कब? 1971 में। अब एक भरा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है 1951, चुनाव और उपचुनाव को वास्तविक संचालन का विस्तार करता है। इसमें क्या है टोटल, देखो यह चुनाव आयोजित कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी भी प्रदान करता है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण को भी नियंत्रित करता है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन कितना 123 में भ्रष्ट आचरण की एक विस्तृत सूची प्रदान की गई है, जिसके रिश्वतखोरी, बल प्रयोग और जबरदस्ती या धर्म या जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर वोट अपील करने आदि शामिल है। यह सदनों के कार्य सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। यह भ्रष्ट आचरण और अन्य आचरणों वालों मतलब अन्य अपराधों को रोकने का प्रावधान करती है। यह चुनाव से अधिक उत्पन्न होने वाली संदेश या विवाद को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अब अभी तक क्या क्या पढ़े? 2 चीज। वो तुम्हारा निर्वाचन वाला निर्वाचन याचिका के बारे में, और दूसरा तुम पढ़े सी लेवल राइज कैसे हो रहा है। सी लेवल राइज का कंसेप्ट समझ में आ गया। आईपीसीसी का एक रिपोर्ट है, वह ध्यान रखो। सी लेवल राइज का कारण परिणाम क्या है, कारण क्या है। फिर कोस्टल रेगुलेशन मतलब जोन क्या होता है ना। तो ये सब लिखते रहना पड़ेगा। जिन आधारों पर निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है, जैसे किस आधार पर, वो सब तुमको कितना होगा ना, मतलब कि जनरली। अब देखो अब नया आया है भारत में फिल्मों का सेंसरशिप। सेंसरशिप जानते हो क्या होता है? जो छाट काट होता है, सेंसर बोर्ड होता है जनरली। उसी के आधार पर सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अनुसार तो क्या होता है कि किस प्रकार का फिल्म है। फिल्म का 4 क्वालिटी होता है, उसमें बताते हैं। सर आवाज कम आ रहा है आपका। आएगा कम। तुम्हारा कोई पानी पी रहा है तो पी लो। सर चाय पी रहा है। पियो। तुमको बोलना पड़ता है थोड़ा सा पानी पीना। आज कहाँ है लोग? गायब है। चलो सब ठीक है। तो देखो सेंसरशिप लागू होने से पायरेसी के खतरे में कमी आ गई है। आजकल पायरेसी होता है, पायरेसी समझते हो? सर वो जो कैमरा लगा लेता है हॉल में, सब चुराता है पिक्चर चाहे जो भी इलीगल तरीके से।
चलो जो भी हो। तो देखो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मतलब कि सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021 मतलब कि रखा है। इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सामने कि इस पर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आना चाहिए। तो नया बिल क्या है, बदलते हुए समय के अनुसार क्या है, प्रदर्शन के लिए फिल्मों की मंजूरी देने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बना देगी, पायरेसी को खतरा को रोकेगा। तब यहाँ पर न्यूज क्यों में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था और उसने बोर्ड द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों के संबंध में केंद्र के पुनरीक्षण शक्ति को रद्द कर दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विधानमंडल कुछ मामलों में उचित कानून बनाकर न्यायिक और कार्यकारी निर्णय को खारिज या रद्द कर सकती है। अभी इसका कभी न्यूज सुने हो? हमको तो पता है, हम बता देंगे शॉर्ट में। तो वो कहानी कि हुआ क्या, एक फिल्म था कर्नाटक का, समझ में आया? कर्नाटक में तो वहाँ पर क्या हुआ, एक यह होता है ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये 4 प्रकार का तुमको फिल्म का डिग्री देता है। एगो ए टाइप होता है, एगो यू टाइप होता है, एगो और क्या होता है, एक में होता है कि यू होता है, यूए। यूए, हाँ। एक में होता है कि जनरली कोई भी देख सकता है। एक होता है कि स्पेशल मतलब कि वकील के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए होता है। और एक होता है तुम्हारा सी टाइप होता है। 12 साल से कम जो है, 12 साल से कम उम्र के मतलब कि बच्चे हैं, वो गार्जियन के साथ देख सकते हैं, गार्जियन के बिना परमिशन के नहीं देख सकते हैं। और एक वो है 18+ के लिए। हाँ, तो यही है। तो उसी को लेके कुछ बदलाव क्या है कि 2-4 को सीन काट दिया था, इसी को लेके न्यूज में आया था। तो जो पहले से जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट था, उस पर अब उसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। तो अमेंडमेंट क्या है, आज फिल्म कैसे सर्टिफिकेशन होता है वो सब कुछ समझ लो। देखो, पुनरीक्षण अधिकार प्रदान करना, और पुनरीक्षण मतलब रिव्यू। तो देखो, सरकार सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 5B1 के उल्लंघन के कारण शिकायतों की प्राप्ति के बाद पहले से प्रमाणित फिल्म के संबंध में जो सर्टिफिकेशन बोर्ड को पुनः मतलब री एग्जामिनेशन करने का आदेश देती है कि फिर से वह फिल्म को देख सकता है और फिर से उसको एग्जामिन करके काट छाट कर सकता है। देखो, धारा 5B1 फिल्म को प्रमाणित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत से संबंधित है कि जनरली उसको लगेगा कि फिल्म का कोई पार्ट को काट के हटा देना है तो हटा देगा। इसे संविधान के अनुच्छेद 19B से लिया गया है और गैर पराक्रम में है। जो अभी जो जनरली सिनेमेटोग्राफी एक्ट है कितना 1952 की सेक्शन 6 के अंतर्गत केंद्र को पहले से ही किसी फिल्म के सर्टिफिकेशन के संबंध में कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग करने और उस पर कोई आदेश पारित करने का अधिकार है। लेकिन एक बार पारित हो गया तो फिर दोबारा रिव्यू करने की अधिकार नहीं था। यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार बोर्ड के निर्णय को लेने की शक्ति रखती है, लेकिन जनरली करता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं करना है, लेकिन तब इसी के लिए अब बिल ला दिया कि नहीं, तब बिल फिर से पास करवा देंगे। मौजूदा यूए श्रेणी में बांटा गया है। यूए होता है कि जनरली फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित प्रावधान या अप्रबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि यूए श्रेणी को U/A 7+, 13+, 16+ आयु वर्ग के श्रेणियों में विभाजित किया जा सके कि कोई फिल्म है 7+ वाला देख सकता है, कोई 13+ वाला देख सकता है, कोई 16+ एज वाला देख सकता है। ऐसा डिवाइड करना है। फिल्म पायरेसी की बात हो रहा है तो ज्यादातर मामलों में सिनेमा हॉल में अवैध दोहराव पायरेसी का मूल बिंदु है। वर्तमान में सिनेमेटोग्राफी 1952 में फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है और मौजूदा विधेयक जो 6AA को सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता है। तो अनधिकृत रिकॉर्डिंग को जो जनरली कैमरा लगा के हॉल में क्या होता है कि एक बार तो लाइव चलता है, लेकिन कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर लेता है, फिर वही दोबारा दिखाता है, तो वैसा चीज को रोक देगा। तो पायरेसी के लिए कुछ सजा का प्रावधान, अभी पायरेसी को दंडनीय अपराध मानती है। 3 वर्ष तक का कारावास की सजा या जुर्माने के रूप में 3 लाख रुपए या मतलब उससे कम नहीं होगा। समझ आया? सर तो मतलब सिनेमा हॉल में थोड़ी ना दिखाएगा, मतलब कोई बाहर बेचता है जैसे दुकान पे।
अरे सिनेमा हॉल में दिखा देता है, पर जो कम सिनेमा हॉल है। तो चलो, है ना, जो गांव में सिनेमा हॉल रहता है, जो 20-25 रुपए टिकट में दिखाता है, अच्छा, ऐसा भी लेकिन होता है यहाँ सर? हाँ, बड़ा सिनेमा हॉल रिकॉर्ड करके छोटे सिनेमा हॉल से बेच देती है फिल्म, अच्छा, वो अपने में भी नहीं दिखाएगा। हाँ पता भी नहीं चलेगा। अरे लेकिन ऑडिटेड शकल घर मतलब कि ग्रॉस मतलब कि ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% या दोनों के साथ हो सकता है, तो ये सब जनरली पायरेसी के लिए सजा मिल सकता है। एक न्यायमूर्ति जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी बना था 2013 में, और श्याम बेनेगल कमेटी बना था 2016 में। मतलब ये जो आ रहा है मतलब कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट में थोड़ा सा प्राइवेसी को लेकर, तो इससे संबंधित कमेटी 2 को बना था, 2013 में, 2016 में। कौन सा है? जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी है, 2016 में श्याम बेनेगल कमेटी। अब यही होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़े होगा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक मतलब कि वैधानिक निकाय है, जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। बोर्ड में 11 आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष, इसमें सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। मतलब कि सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद फिल्म को भारत के हॉल में, टीवी चैनल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो 4 श्रेणियों में प्रमाणित किया जाता है, यू बाई ए और एस लिखा हुआ है ना। मतलब कि अप्रबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन, मतलब अप्रबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन, लेकिन सावधानी के साथ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता के विवेक की आवश्यकता है, वयस्क के लिए प्रतिबंधित है ना, और व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित है। इस टाइप 4 टाइप का फिल्म का सर्टिफिकेट मिलता है। यस। देखो ऐसा सेंसरशिप का प्रावधान क्या है, जो 90 आर्टिकल जो संविधान का है 19 के 2 के अंतर आधार पर राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है, और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के भी घोषणा करता है, जैसे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखना चाहिए, मान हानि नहीं होना चाहिए, विदेशी राज्यों के साथ रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, उनका संबंध ठीक होना चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए फिल्म में, और न्यायालय का मतलब कि अवमानना नहीं करना है। तो सिनेमेटोग्राफी एक सलमान जो जैसे है, सर, हाँ अभी बोलो। जैसा कि अंग्रेज के ऊपर बना रहा है, तो विदेशी तो उसमें चलेगा? हम लोग को गुलाम बनाया सो। वो तो किया था ना, उसको तो हाँ? मुंह पर बोल देता है लोग, वो तो मुंह पर बोल देता है। फिर भी मतलब उस टाइप का नहीं कि रियल में अभी उस दंगा भड़क जाए, वैसा टाइप का नहीं करना है। हाँ। हेलो, 1 मिनट रुको, कोई फोन आ रहा है, देखते हैं। चलो आगे देखो, हर्बिसाइड टॉलरेंट, एचटीबीटी कॉटन। कॉटन जानते हो ना, बीटी कॉटन। अच्छा, बीटी कॉटन। बीटी मतलब जानते हो, बीटी? बीटी मतलब कि ट्रांसफॉर्म करके कुछ तो है बीटी कॉटन। बीटी का फुल बायोलॉजी, फॉर्म बताओ हमें। अच्छा, बायोलॉजिकल ट्रांस, नहीं नहीं, जीएम कॉटन। है ना, बीटी, बीटी का क्या होगा सर? हमें से पूछ देगा, ये तो कई बार तुमको लिखल मिल जाएगा आगे। हाँ मतलब ध्यान में नहीं आ रहा। जीएम तो ध्यान में है। हाइब्रिड टॉलरेंट, हाइब्रिड टॉलरेंट। ये तो एचटी होता है, हाइब्रिड, हर्बिसाइड हाँ वो टॉलरेंट तो होता है। एसटी, हर्बिसाइड, जीएम। बैक्टीरिया का नाम है बीटी। जनरली जो जीएम क्रॉप होता है ना, जीएम कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, वही होता हाँ है बीटी कॉटन।
तो बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैसिलस थुरिंजेनेसिस, याद है? लैक्टोबैसिलस तो याद है, बैसिलस नहीं, ये नहीं ध्यान में। थुरेंजेनिस। पढ़ो जैसे पढ़ना है, थुरेंजीजेनेसिस होता है। थुरेंजीजेनेसिस। हाँ, थुरेंजीजेनेसिस, थुरेंजेनेसिस बोलो, थुरेंजेनेसिस, थुरेंजेनेसिस। बैसिलस थुरेंजेनेसिस। तो व्यस्त वही बीटी कॉटन की अभी न्यूज आया है, बीटी कॉटन अब एसटीबीटी कपास मतलब हाइब्रिड हार्बिसाइड टॉलरेंट बैसिलस थुरेंजेनेसिस कॉटन का न्यूज आया है। हार्बिसाइड मतलब उस पर घास फूस का असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा कम माइक ऊपर हो, आवाज बहुत आ रहा है। हार्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास की अवैध खेती से में भारी उछाल देखा गया है। अब इसका बहुत ज्यादा खेती हो रहा है, क्योंकि अवैध बीज पैकेट की बिक्री वर्ष 2020 के 30 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 75 लाख हो गया है। अवैध बीज पैकेट की बिक्री इसका हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन का। तो बीटी कॉटन रियल में क्या होता है? बीटी का फुल फॉर्म बता दिए। कॉटन मतलब कपास जिसे कपड़ा बनता है। तो बीटी कॉटन एक मात्र ट्रांसजेनिक फसल है। ट्रांसजेनिक जानते हो? ट्रांसजेनिक मतलब जीन बदलना। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए केंद्र और अनुमोदित किया गया है। सरकार इसको इस जेनेटिफाइड मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को सरकार द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि बीटी कॉटन का खेती करो। लेकिन ऐसा ही होता है, बीटी बैगन, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, तो लेकिन उस सब को खाने में यूज किया जाता है, इसलिए सरकार उस सब का लीगलिटी नहीं दिया है। लेकिन इसको तो जनरली कह दिया है। कपास को बोलवर्म का एक सामान्य कीट का मुकाबला करने हेतु कीटनाशक का उत्पादन करने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम, मतलब कि उसका अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है। अब देखो, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन क्या है? एचटीबीटी, लिखने का तरीका देखना है, एचटीबी शॉर्ट टी, छोटा टी। तो देखो, एचटीबीटी कपास संस्करण संशोधन की एक और परत को जोड़ता है, जिसमें पौधा हर्बिसाइड कौन सा, ये तुम देखो, ग्लाइफोसेट, हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के लिए प्रतिरोधी बन जाता है। लेकिन होता क्या है रियल में, नियामकों द्वारा इसको अनुमोदित नहीं किया गया है। मतलब आकांक्षाओं में ग्लाइफोसेट को क्या है, कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है। साथ ही परागण के माध्यम से आसपास के पौधे में जड़ी बूटियों के प्रतिरोधों का अनियंत्रित प्रसार होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सुपर वीड बनते हैं। वीड मतलब जानते हो, घास फूस, और खतरनाक टाइप का बड़ा सा जो जिस पर किसी हर्बिसाइड का प्रभाव ना पड़े, वैसा घास फूस बन जाता है। तो जनरली एसटीबीटी का उपयोग करने की आवश्यकता क्या है? सबसे बड़े, बीज का कॉस्ट कम होगा, और जनरली सिंचाई सब में खर्च कम आएगा। तो बीटी कपास के लिए कम से कम दो बार निराई की करने की आवश्यकता, मतलब कि आवश्यक श्रम की कमी है। और एसटीबीटी के बाद बिना निराई के ही, निराई मतलब कि उसका किरौनी करना, खरपतवार निकालना, एक राउंड ग्लाइफोसेट छिड़काव की आवश्यकता होती है, और यह किसानों को 7,000 से 8,000 रुपए का प्रति एकड़ की बचत करता है। एक बार छिड़काव कर दिए और उससे काम चल गया। तो वैज्ञानिकों का सहयोग, वैज्ञानिक भी इस फसल के पक्ष में है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि इससे कैंसर नहीं होता है। पहले को लोग कहता था बीटी कॉटन वाला कपड़ा पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सरकार ने अभी भी एचटीबीटी मंजूर, एचटीबीटी को मतलब कि कौन सा नाम क्या है ध्यान रखना, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन को मंजूरी नहीं दी है। अब बीटी का फुल फॉर्म बताओ, अभी बताया है। बैसिलस बैसिलस थुरेंजेनेसिस, थियोजेनेसिस। थुरेंजेनेसिस। तो थ्रेंजेनेसिस।
ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट एग्जाम में। एचटीबीटी कपास की अवैध रिकवरी से सब उत्पन्न मुद्दा क्या है? जैसे देखोगे तो चूंकि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसलिए भारतीय बाजार में इसका अवैध बिक्री होता है। और कपास के बीजों की इस तरह की अवैध बिक्री से किसानों को खतरा है, क्योंकि बीज की गुणवत्ता का कोई भी जवाबदेह नहीं है कि क्वालिटी वाला है कोई भी, या लगा तो रहे खेती में, कहूँ खराब हो गया तो उसको किसी का नाम भी नहीं ले सकते। यह पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है, और यह मतलब उद्योग वैध बीज बिक्री को खो रहा है, क्योंकि इलीगल बीज जैसे इंडस्ट्री वाला जो बिकता है उसको खो रहा है। सरकार को कर संग्रह के मामले में राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। यह न केवल छोटी कपास बीज कंपनियों को नष्ट कर देगा, बल्कि भारत में कानूनी कपास बीज के पूरे बाजार को भी खतरा होगा। अब देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन के लिए कुछ कमेटी बना है। क्या है वो कमेटी? जेनेटिक मतलब असेसमेंट कमेटी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के तहत कार्य करती है। समझ रहे हो ना? और यह पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुसंधान, औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों, पुनः संयोजन के बड़े पैमानों पर उपयोग से जुड़ी गतिविधि के मूल्यांकन के लिए जिम्मेवार है। जैसे एक है GEAC, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी जो है ये वाला, उसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका फुल फॉर्म बताओ, पता है तुमको? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, मतलब इसकी अध्यक्षता करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी का अध्यक्षता करता है जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रतिनिधि द्वारा सह सदस्यता की जाती है। तो इसका अध्यक्ष कौन है, सदस्य क्या है, समझ में आ गया। आगे की राह क्या है? तो एक रेगुलेटरी केवल लाइसेंस प्राप्त डीलर और बीज कंपनियों के लिए ही चेकिंग रेगुलेशन को सीमित करना चाहिए, है ना। एसटी बीज जो है, बिक्री को अवैध गतिविधि ज्यादातर असंगठित और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटरों द्वारा, मतलब ऑपरेटरों द्वारा दी जाती है। इस प्रकार उन्हें पकड़ने, मजबूत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। और केंद्र में यह वेरिएंट, मतलब इस वेरिएंट पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या होगा की नीति बनाई गई है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन स्वतंत्र पर्यावरणविदों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान परिस्थिति और स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते। अब एक तुम्हारा दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र न्यूज में आया है। अब इसमें एक सुगम भारत अभियान क्या है, इसके बारे में पढ़ लोगे अभी। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने किसी भी जोखिम में रहने वाले दिव्यांग बच्चे और शिशुओं की सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 14 क्रॉस डिजेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन लॉन्च किया है। कई जगह 14 गो। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे ऐसे? यस सर। सूरज से पूछा, सूरज तुमको आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है सूरज का। चलो छोड़, नहीं आ रहा है तब तक। छुआ देखो, दिव्यांगता एक व्यापक मद है जिसमें असमर्थता, बाधित शारीरिक गतिविधि, सामाजिक भागीदारी में असमर्थता शामिल है। तो दिव्यांग तो जानबे करते हो, इसके एक दिव्यांगों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दिव्यांग व्यक्ति के व्यापक
वर्गीकरण लाता है और पुष्टि करता है सभी प्रकार के दिव्यांगों की ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट का लाभ मिलना चाहिए। दिव्यांगता व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 को भी रेगुलेट करता है। तो दिव्यांग की पहचान के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। केंद्र में दिव्यांगता स्क्रीनिंग, पहचान, पुनर्वास, परामर्श, चिकित्सा सेवाएं, माता पिता की काउंसलिंग और प्रशिक्षण के साथ साथ सहकर्मी परामर्श आदि सेवाएं प्रदान की जाएगी। ये केंद्र स्कूल से संबंधित तैयारी पर भी ध्यान देंगे। देखो 2011 की जनगणना पर देखते हैं, जो 6 वर्ष आयु के में 20 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं। जो दृष्टिबाधित, सर्व जिनको सुनाई नहीं देता है, दिखता नहीं है, चलने में असमर्थ है, सब इनका अर्थ है कि इस आयु वर्ग के लगभग 7% बच्चे किसी न किसी रूप से दिव्यांगता से पीड़ित है। 7% बहुत बड़ी परसेंटेज होता है। यस सर। अब देखो संख्या में अपेक्षित वृद्धि हो रहा है। ऐसे बच्चों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि दिव्यांगों जनों का अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगों की पत्रकार की संख्या 27 से बढ़कर 21 हो गई और 6 वर्ष का महत्वपूर्ण चरण प्रारंभिक बचपन 0 से 6 वर्ष मतलब कि मस्तिष्क के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। और ऐसे छोटे शिशु और छोटे बच्चे जो किसी जोखिम में या दिव्यांगता या उनका विकास देरी से हुआ है, उनके परिवारों को उनके विकास, कल्याण, पारिवारिक सामुदायिक जीवन में भागीदारी से संबंधित मदद करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, विशेष सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकता है। यह बेहतर भविष्य के साथ साथ स्वतंत्र, कम आश्रित जीवन द्वारा आर्थिक बोझ तो कम हो सकता है। अब दिव्यांग के लिए सरकार द्वारा कोई ना कोई पहल चलाया गया है, जैसे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया, मतलब कि जनरली उनके पत्रकारों की प्रकारों की संख्या की वृद्धि के अलावा दिव्यांग जनों के लिए विशेष नौकरी में 3 से 4% और हायर एजुकेशन में 3 से 5% तक रिजर्वेशन हो सकता है। एक सुगम्य भारत अभियान आया, दिव्यांग जनों जो PWD है के लिए बाधा रहित और सुखद अनुकूल वातावरण तैयार करना है। मतलब कि यूनिक डिजेबिलिटी ID कार्ड बनना चाहिए, एक पोर्टल बनना चाहिए। इसके लिए इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग जनों की डाटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग को एक विशिष्ट अद्वितीय क्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य को मतलब कार्यान्वित किया जा रहा है। फिर दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, मतलब इस योजना को NGO का विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय आधारित पुनर्वास ना मतलब कि एक प्रकार प्री स्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसे विभिन्न सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर AADIP सहायक यंत्र और उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए मतलब विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना, जिसके लिए भी बहुत सारा काम किया जा रहा है। दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप है। हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये मतलब कि 200 फेलोशिप प्रदान की जाती है। सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता, बहुत दिव्यांगता से तो पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास की घोषणा की है। एक ट्रस्ट बना देगा, सब मिला के नेशनल ट्रस्ट। अब आगे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए कुछ इनिशिएटिव हो, जब माता पिता को समय पर आवश्यक सहायता और परामर्श प्रदान करने का महत्वपूर्ण है। इस अनुसंधान के अनुसार मतलब स्वास्थ्य विकास सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के जीवन की शुरुआती 1000 दिन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कम उम्र के में जोखिम के मामलों का पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उचित के माध्यम से दिव्यांगता को गंभीरता को कम किया जा सके। एक है एकीकृत ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। मतलब एकीकृत ट्राई सर्विस थिएटर कमांड क्या है और सेकातकर समिति क्या है? सेकातकर कमेटी पता है? बोलो। थिएटर कमांड तो वही होता है ना जहाँ पे तीनों एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करे किसी भी मिशन पे, मतलब सुविधा प्रदान हो सके। मतलब कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो जो हमारा टारगेट है उसको अचीव किया जाएगा। लेकिन ये कमिटी नहीं जानते हैं। मैं जानता हूँ कमेटी के बारे में, है ना।
चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे होम मिनिस्ट्री, सब के बारे में पता समझ में सब कुछ आ जाएगा, है ना। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड क्या है, मतलब एकीकृत ट्राई सर्विस थिएटर कमांड के निर्माण पर विचार विमर्श के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। मतलब यह कमेटी सभी मुद्दों की जांच करेगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए मंत्री मतलब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के रूप में एक फॉर्मल नोट प्रस्तुत करने के लिए एक यूनिफाइड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड के लिए कुछ आगे के निर्धारण करेगा, उसका भविष्य क्या है। तो समिति का संबंध अर्धसैनिक बल जो कि वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन है को थिएटर कमांड के है ना दायरे में लाने और एकीकरण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय प्रभाव जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए इस समिति का गठन करना महत्वपूर्ण है। देखो, प्रस्तावित वायुसेना कमान के तहत वायु सैन्य संपत्ति को एकीकृत करने की योजना बन रही है। वही मैरीटाइम थिएटर कमांड के तहत नौसेना तटरक्षक बल के साथ सेना और वायुसेना के लिए समग्र तटीय संरचनाओं की सभी संपत्तियों को एक साथ लाने की योजना बन रही है। थल सेना की उत्तरी कमान और पश्चिमी कमान को 2 या 5 थिएटर कमान में बदल दिया जाएगा। एकीकृत थिएटर कमांड क्या होता है जान लो, ये बहुत पढ़ना है। एकीकृत थिएटर कमांड का आशय सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक ही कमान के अधीन तीनों सेनाओं को एकीकृत कमांड कहते हैं। पहले ही से बता दिया एकीकृत कमांड क्या होता है, मतलब कि जनरली एक विशिष्ट सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा थिएटर कमांड, मतलब तीनों बलों का एकीकरण संसाधनों का दोहराव को कम करेगा। एक सेवा के तहत उपलब्ध संसाधन को अन्य सेवाओं से भी उपयोग किया जा सकता है। देखो, सेकातकर कमेटी वर्ष 2015 में बना 3 एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की सिफारिश की थी। कहाँ का होना चाहिए, चीन सीमा हेतु उत्तरी कमांड, पश्चिम सीमा हेतु पश्चिमी कमांड और समुद्र क्षेत्र दक्षिणी कमांड। सेकातकर कमेटी 2015 में 3 को थिएटर कमांड बनाकर रिकमेंडेशन दिया। चीन के लिए उत्तरी कमांड, पाकिस्तान के लिए पश्चिमी कमांड और समुद्री क्षेत्र के हेतु दक्षिणी कमांड। तो एकीकरण के पक्ष में तर्क क्या था, एकीकरण के पश्चात थिएटर कमांड अपने कार्यों के लिए किसी भी विशिष्ट सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा और वह कमांडर के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम और संयुक्त युद्ध बल के रूप में विकसित और प्रशिक्षित होने हेतु स्वतंत्र होगा। अब देखो, बहुत सारा योजना रहा है थिएटर कमांड से। अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को थिएटर कमांड के नियंत्रण में ही रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के दौरान उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। भारत की वर्तमान सेवा सब मतलब कि विशिष्ट कमांड प्रणाली जिसमें पूरे देश के 3 सैन्य सेवा थल, वायु और नेवी की अपनी अपनी कमांड होती है जो पूर्णतः विपरीत होती है। सबका अपना सोच होता है, अपना तरीका से काम करता है। युद्ध की स्थिति में प्रत्येक सेवा प्रमुख को यह अपेक्षा की जाती है कि वे सेवा के संचालन को अलग अलग कमांड के माध्यम से नियंत्रित करें, जबकि वे संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। जैसे एकीकरण के पक्ष में विपक्ष में तर्क है, वास्तव में युद्ध के दौरान कोई मतलब अवसर नहीं हो आए, मतलब अवसर नहीं है। तीनों सेनाओं ने सराहनीय सहयोग के साथ कार्य नहीं किया है। बढ़ते संचार नेटवर्क की तीनों सैन्य सेवाओं के बीच संचार को आसान बनाता है, जिसके तहत स्थानिक दूरी पर विचार किए बिना ही योजना बनाई जा सकती है। ऐसे में नवीन संगठन को कोई आवश्यकता, नया जो संगठन बन रहा है उसको कोई आवश्यकता ही नहीं। एकीकृत बल कमांडर के डोमेन ज्ञान का उसके कमांड के तहत अन्य 2 सेवा घटकों के संबंध में शामिल करने की संभावना है, जिससे उन्हें सबसे उपयुक्त तरीके से और उचित समय पर नियोजन करने की क्षमता होगी। वर्तमान में अभी सिचुएशन का थिएटर कमांड को देख लो। देखो, भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान में 17 कमांड है और थल सेना और वायु सेना प्रत्येक में 7 और नेवी के पास 3 कमांड है। 7 7 14 3 17। प्रत्येक कमांड का नहीं तो 4 स्टार रैंक के ऑफिसर करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त कमांड है। ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में भारतीय राष्ट्रीय बलों की पहली मतलब कि
त्रिसेवा मतलब कि वही त्रिस्तरीय थिएटर कमांड है। तिरसेवा कमान, हाँ तिरसेवा कमान है। तिरसेवा कमान जैसे कि सामरिक बल कमान देश की परमाणु संपत्ति के वितरण, परिचालन, नियंत्रण की देखभाल करती है। हाल ही में एक न्यूज आया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पिछले ही साल आया था, पता है ना अभी कौन है की नियुक्ति, और डीएमए का जनरली क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मतलब कि मिलिट्री बोल सकते हैं, एप्लीकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड कुछ भी बोल सकते हो, के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीडीएस मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस, बताओ बिपिन रावत। हाँ वही तो। सीडीएस के बाद 1999 में कारगिल युद्ध समीक्षा समिति के सुझाव के स्थापित यह सरकार का एकल बिंदु सैन्य सलाहकार पद, जैसे डीएमए ना, सैन्य मतलब मामलों का विभाग, केवल सैन्य मामलों से संबंधित कार्य डीएमए के दायरे में आएंगे। इससे पहले यह कार्य रक्षा विभाग डीओडी मतलब कि जनहित के आदेश तहत था, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत है मुंबई के तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक नोट मतलब कि नोट का संचालन करेंगे। तबकि लॉजिस्टिक नोट क्या होता है, सशस्त्र बलों को उसके छोटे हथियार जैसे गोला बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर, विमान मतलब ऊर्जा, इंजीनियरिंग सहायता के लिए संयुक्त लॉजिस्टिक कवर प्रदान करेंगे ताकि उनकी परिचालन प्रयासों को समन्वित किया जा सके। और यहाँ पर देख लो, एंटोनियो गुटेरेस दूसरे काल के लिए यूएनओ का अध्यक्ष बन गया। बात करता हूँ, अब पूरा कहानी याद दिला होगा के बारे में, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में, क्या थे क्या नहीं थे, कैसे पास किए, क्या फलना चलना काम करना है। यूनेस्को इम्पोर्टेंट है। तो देखो, संयुक्त चार्टर मतलब एक्ट कानून के तहत साधन है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य भी इससे बंद है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है, जिसमें आयु मतलब कि राज्यों की संप्रभु समानता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बलों पर प्रयोग को प्रतिबंधित शामिल मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 193 सदस्य जो है उसका अध्यक्ष बनेंगे। बात करते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हो तो देखो है क्या कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मतलब जो भी है प्रक्रिया वही सब इसमें अपनों से पढ़ लेना। WHO का न्यूज है। वैसा ही देखते हो कि वर्तमान में इसमें सदस्यों शामिल कितना है, सदस्य 193। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर सदस्य है, मतलब कि इनकी सभी विशिष्ट एजेंसी और संगठनों में भाग लिया है। जैसे गतिविधि आज देखोगे तो कितने संयुक्त यूएनओ का कितना संगठन है, सुरक्षा परिषद, संयुक्त परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब कि राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्रीय न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएन सेक्रेटरी, ये सब जो जनरली काम करता है। आगे की राह मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय और विदेशी सब में भी शामिल होने की प्रावधान मतलब कि मिल गया है। यस सर, ये समझ में आया। और भी बहुत चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन आज इतना ही पढ़ाने देते हैं। क्या सर सुनिए ना, हाँ ठीक है, हिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं तो जैसे आज पढ़ा